तो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन गोस्वामी एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि पिछली 12 कक्षाओं में हम भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार, नागरिकता और यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और उससे पहले प्रस्तावनाएं पढ़ चुके थे। और हम जो है आज की कक्षा में मौलिक अधिकार पढ़ने वाले हैं। मौलिक अधिकारों में जैसे कि आपको पता है, पिछली कक्षा में हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था, जिसमें आर्टिकल 25 से 28 तक वर्णन किया गया है। तो आज हमारी इस कक्षा में हमारा मोटिव रहेगा कि आज हम जो है आर्टिकल 29 और 30 के साथ साथ आर्टिकल 31 और आर्टिकल 32 को ख़त्म करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, चलिए आज की कक्षा में हम जो है अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो हम आज की कक्षा का पहला जो आर्टिकल है, पहला जो अनुच्छेद है जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं और आप पढ़ने वाले हैं, वो है आर्टिकल 29। क्या है? आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल और 29 और 30 क्या कहता है? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार देता है। क्या कहता है? आर्टिकल 29 और 30 जो है शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार प्रदान करते हैं। दरअसल आप सभी को ये तो ज्ञात है कि आर्टिकल 29 जो है कि अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबंधित है और आर्टिकल 30 जो है वो शिक्षा से संबंधित है। लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना रहेगा कि शिक्षा और संस्कृति का क्या मतलब है। तो शिक्षा तो सभी जानते हैं, एजुकेशन, हमारे जो मूलभूत जो गुण हैं उनका डेवलपमेंट किससे होता है? शिक्षा से होता है। और जो संस्कृति है उससे क्या तात्पर्य है? संस्कृति दरअसल किसी भी समाज के वे विशिष्ट अभिलक्षण या वे विशिष्ट गुण जिससे किसी समाज की पहचान निर्धारित होती हो, उसे क्या बोलते हैं? हम संस्कृति बोलते हैं। दरअसल समाज के वे विशिष्ट अवगुण या वे विशिष्ट लक्षण जिससे उस समाज की क्या होती हो? पहचान होती हो। क्या होती हो? पहचान होती हो। एग्जाम्पल के तौर पे नमाज अदायगी इस्लाम धर्म की क्या है? संस्कृति की एक अभिन्न अंग है। जो भगवा दस्त धारण किए जाते हैं हिंदू धर्म से संबंधित हो गया, अलग से पहचान हो रही है कि ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, ये सब क्या हैं? संस्कृति के एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने समझा कि दरअसल आर्टिकल 29 और 30 कहने का क्या तात्पर्य है। अब इसके बाद जो है हम आर्टिकल वाइज समझेंगे कि दरअसल आर्टिकल वाइज क्या कहने का मतलब है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 29। क्या है? आर्टिकल 29। दरअसल आर्टिकल 29 जो कहता है वो कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि आज पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। दरअसल हमने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी वो दरअसल बीच में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से और हमें बीच में ही रोकना पड़ा और नई वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो इस वजह से जो है सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम नहीं है, पहले ही सेव कर लिया था। तो आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। लेकिन हमें दरअसल आर्टिकल 29 समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि आर्टिकल 29 के तहत जो अल्पसंख्यक शब्द है वो संविधान में परिभाषित किया गया है या नहीं। देखिए, एक होता है संविधान में वर्णित, एक होता है परिभाषित। तो संविधान में वर्णित है लेकिन परिभाषित नहीं है। तो यदि हम आर्टिकल 29 के हिसाब से अल्पसंख्यक शब्दों की बात करें तो भारतीय संविधान में दो तरह के अल्पसंख्यकों की बात की गई है। एक है भाषाई और एक है धार्मिक, यानी कि भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक। आर्टिकल 350 बी के तहत एक भाषाई अधिकारी की बात की गई है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये तो खैर अलग बात है, आपके थोड़े फैक्चुअल नॉलेज के लिए बता दिया कि अल्पसंख्यक क्या है। अल्पसंख्यक एक तो होता है भाषाई और एक होता है धार्मिक। तो आर्टिकल 29 के तहत जो भी अधिकार मिले हुए हैं अल्पसंख्यकों को, वो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिकार मिले हुए हैं। आप ये नहीं कह सकते हम जातिगत अल्पसंख्यक हैं
या इस कम्युनिटी की जो है अल्पसंख्यक हैं, या ये जो है जैसे कि कह सकते हैं ना आप, ये वाली कैटेगरी जो है वो बहुत कम मात्रा में है, यानी कि कम जनसंख्या में है, तो ये अल्पसंख्यक हो गए। भारतीय संविधान में ऐसा वर्णित नहीं है। भारतीय संविधान में रिलीजन के आधार पर और भाषा के आधार पर, ये दो आधार हैं। तो जो आर्टिकल 29 में जो पहली बात कही गई है वो है कि भारतीय नागरिकों को भारत किसी भी क्षेत्र में, यानी कि भारत के जो नागरिक हैं वो भारत के किसी भी क्षेत्र में अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी बोली और इसके अलावा अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार रखते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि चाहे वो अल्पसंख्यक हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके हितों को दबा दिया जाएगा। जब संविधान निर्माण हो रहा था तो एक चर्चा का बिंदु ये भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुसंख्यक समाज के द्वारा अल्पसंख्यक समाज को हितों को दबा दिया जाए, उसकी संस्कृति की पहचान खो दी जाए। तो ये सब क्या था, एक चर्चा का बिंदु था। इसी को देखते हुए मौलिक अधिकारों में क्या कर दिया, आर्टिकल 29 में क्या कर दिया, उनकी भाषा, संस्कृति और बोली और इसके साथ साथ लिपि को बनाए रखने का क्या कर दिया, अधिकार सुनिश्चित कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि राज्य के द्वारा जो संचालित संस्थान होंगे, राज्य द्वारा संचालित संस्थान होंगे, उनमें किसी को भी इस आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा कि वो इस धर्म का है या इस जाति से है या फिर उसकी भाषा कोई अन्य है। यानी कि भाषाई आधार पर, धार्मिक आधार पर और इसके अलावा जातिगत आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट थे। तो हमने समझा आर्टिकल 29 जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बात करता है। अब यदि बात की जाए कि क्या केवल अल्पसंख्यकों को ये अधिकार प्राप्त हैं, बहुसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, बोली, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न केवल ये अधिकार अल्पसंख्यकों को प्राप्त हैं, बल्कि किनको प्राप्त हैं, बहुसंख्यकों को भी प्राप्त हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 29 जो है वो हमें ज्ञात कराता है कि इस देश में सभी क्या है, एक समान है। क्या है? एक समान है। चाहे वो अल्पसंख्यक हों, चाहे वो बहुसंख्यक हों, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी के भी अधिकारों को दबाया नहीं जाएगा। यदि किसी के भी अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह व्यक्ति जो है आर्टिकल 32 के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वहाँ पर जाकर अपने अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित कर सकता है। और यदि हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, तो जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? दरअसल अनुच्छेद 30 जो है वो कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ उनका प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है। तो अल्पसंख्यकों को अधिकार दे दिया गया कि वो अपनी मनपसंद क्या कर सकते हैं, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। अब यदि इसे डिटेल्ड में जाएं तो इसका कहने का क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब है अल्पसंख्यक जो हैं वो अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार रखते हैं। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि राज्य जो है क्या है, राज्य जो है जो आर्थिक सहायता प्रदान करता है संस्थानों को, क्या करता है? आर्थिक सहायता प्रदान करता है। तो वह अल्पसंख्यकों
की जो शिक्षण संस्थाएं हैं यानी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं हैं उनके साथ विभेद नहीं करेगा। यानी कि जब राज्य जो है शिक्षण संस्थाओं को जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, अनुदान दिए जाते हैं, तो वो इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि ये जो संस्था है वो क्या है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है। सभी के साथ क्या करेगा, एक समान बर्ताव करेगा। तो आर्टिकल 29 और 30, यदि हम इसमें एक महत्वपूर्ण बात समझें कि आर्टिकल 29 और 30 की, तो अनुच्छेद 29 और 30 की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 29 और 30 ये दोनों आर्टिकल जो हैं केवल किसको प्राप्त होते हैं, नागरिकों को, केवल नागरिकों को प्राप्त। ठीक है, केवल नागरिकों को प्राप्त। ये केवल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। किसको प्राप्त है, केवल नागरिकों को प्राप्त है। मैंने आपको आर्टिकल 30 तक पढ़ा दिया, मैंने आपको आर्टिकल 30 तक पढ़ा दिया। अब यहाँ पर गौर देने वाली बात है कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि आपको भविष्य में कतई दिक्कत ना हो। क्या हो, कतई दिक्कत ना हो। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कल जो है यूपीएसआई की ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और आप जो है अपनी तैयारी में संलग्न हो जाइए अच्छे से। और अब जो है मुझे लगता है नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, जो पढ़ लिया है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए उसी का। और इसके साथ साथ जो है हम जो है एक नया क्रिएटिविटी ला रहे हैं, जिसके थ्रू हम पर डे आपको 20 से 25 क्वेश्चन कराएंगे। और इस माध्यम से जो है आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तब तक लगभग 400 से 500 क्वेश्चन केवल भारतीय संविधान के कर चुके होंगे। भारतीय संविधान का महत्व इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि यूपीएसआई के पेपर में जो है एक महत्वपूर्ण पोर्शन भारतीय संविधान एवं मूल विधि का है। और भारतीय संविधान जो है लगभग 12 से 14 क्वेश्चन जो हैं भारतीय संविधान से आते हैं और एक क्वेश्चन जो है लगभग 2.5 नंबर का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि वेटेज कितना हो गया। तो आप जो है पॉलिटी को कतई स्किप नहीं कर सकते और इसके साथ ही साथ जो है आपको पॉलिटी पढ़ने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी चाहिए होती है। तो आपने जो है उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज स्टार्ट की है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की। तो उसी क्रम में हम पहले क्लास करेंगे, उसके बाद जो है हम वो सीरीज स्टार्ट करेंगे आज से। तो पहली जो है कि आर्टिकल 29 और 30 के बारे में पढ़ रहे थे। तो आर्टिकल 29-30 जो है वो केवल किसको प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है। और कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल किसको प्राप्त हैं, नागरिकों को प्राप्त हैं। तो आर्टिकल 15 जो मैंने आपको पढ़ाया था, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 ये जो 5 आर्टिकल हैं मौलिक अधिकारों में, ये किसको प्राप्त हैं, केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। किसको प्राप्त हैं, केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है, 5 आधारों पर विभेद का प्रतिषेध कहता है। 5 आधार कौन कौन से हैं, 5 आधार हैं आपके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बीच से ही क्योंकि इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और अभी जो हम सीरीज स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन भी वहीं से बने कि आधार पर विभेद का प्रतिषेध
ठीक है। दूसरा था लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में ठीक है। तीसरा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभी आर्टिकल 29 पढ़ा था हमने, अल्पसंख्यकों के संरक्षण का अधिकार। अल्पसंख्यकों, और चौथा जो है, सॉरी पांचवा जो है वो क्या है, आर्टिकल 30, वो कहता है शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। ठीक है, ये केवल किनको प्राप्त हैं? केवल नागरिकों को, केवल नागरिकों को। मैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बार बार उठते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बार बार उठते हैं। एक स्मार्ट स्टडी की सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि आप जो है उस पर ज़्यादा फोकस करिए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और उस पर कम जहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं। सही दिशा में सही मेहनत, सही दिशा में की गई सही मेहनत रंग लाती है, न कि गलत दिशा में गलत मेहनत। ठीक है, तो आर्टिकल 29 और 30 पढ़ लिया था हमने। इसके बाद जो हम पढ़ रहे थे अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 क्या कहता है? दरअसल अनुच्छेद 31 जो है वो कहता है संपत्ति का अधिकार। क्या है? अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार से क्या तात्पर्य है? तो संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार जो था वो पहले आर्टिकल 31 में और 19 के एफ में हुआ करता था। कैसे? उसमें आर्टिकल 31 में और 19 के एफ में हुआ करता था। लेकिन इसे क्या किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया। कहाँ से हटा दिया? मौलिक अधिकारों से। कहाँ से हटा दिया? मौलिक अधिकारों से। और कहाँ पे जाके रख दिया? भारतीय संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 300 कम है। तो संपत्ति के अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा के इसे भाग 13 में अनुच्छेद 300 क के तहत रख दिया। अब ये अधिकार जो है केवल क्या है? वैधानिक या फिर कानूनी अधिकार है। क्या है? वैधानिक या कानूनी अधिकार है। अब ये किन किन को प्राप्त है? ये व्यक्तियों को प्राप्त है। कह सकते हैं कि ये जो है नागरिकों के साथ साथ किन को प्राप्त है? विदेशियों को भी प्राप्त है। हमने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि क्या संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो इसका आंसर होगा यस। आप इस बात को अच्छे से समझ लिए कि जो संवैधानिक अधिकार का मतलब होता है कि जो चीज़ संविधान में लिखी हुई है। यदि आपसे क्वेश्चन बनता है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है तो इसका आंसर होगा यस। और यदि आपसे क्वेश्चन बने कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि मौलिक अधिकारों से उठा के इसे 300 क में रख दिया। संवैधानिक अधिकार का मतलब हो गया कि जो संविधान में वर्णन है उसका, उसे बोलेंगे संवैधानिक। मौलिक अधिकारों का मतलब जो मौलिक अधिकारों वाले पार्ट में है उसे बोलेंगे मौलिक अधिकार। तो इसे मौलिक अधिकार वाले पार्ट से हटा के अनुच्छेद 300 क में रख दिया, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? संवैधानिक अधिकार, नॉट फंडामेंटल राइट्स। तो अब जो है संपत्ति का अधिकार क्या नहीं रहा?
फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा। ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल था, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो क्या है? हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 32। यदि इसके बारे में मैं बात करूं कि अनुच्छेद 32 क्या है, तो ये आर्टिकल अगर नहीं होता, यदि आर्टिकल 32 नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो है अर्थहीन हो जाते हैं, उनके होने का कोई मतलब नहीं रहता। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मौलिक अधिकारों का जो गारंटी सुनिश्चित करता है वो आर्टिकल 32 सुनिश्चित करता है। यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है और उल्लंघन के मामले में आपके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कोई शक्ति नहीं दी जाती है, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो आपके अधिकारों के उल्लंघन को सुनिश्चित कर सके, उल्लंघन के मामले में कोई प्रक्रिया ना अपनाए, तो फिर ऐसे अधिकारों का क्या मतलब? यानी कि मेरा कहने का मतलब है यह है कि यदि आपको अधिकार दे दिए जाएं, क्या कर दिया जाए? अधिकार दे दिए जाएं, लेकिन अधिकार उल्लंघन के मामले में कुछ न किया जाए। क्या किया जाए? कुछ न किया जाए, कुछ न किया जाए, तो इन अधिकारों का क्या मतलब? अधिकार होना न होना एक जैसी बात होगी। यानी कि अधिकार होने का मतलब तभी है जब उनकी गारंटी प्रदान की जाए कि उल्लंघन होने के मामले में एक सख्त कार्रवाई की जाएगी, या उनके विरुद्ध जिन्होंने उल्लंघन किया है, आपके अधिकारों को सीमित किया है, उनके विरुद्ध क्या किया जाएगा? एक कार्रवाई की जाएगी। तो अनुच्छेद 32 जो है क्या है? अनुच्छेद 32 जो है अनुच्छेद 32 क्या करता है? इसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हमें यह समझना रहेगा कि अनुच्छेद 32 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यदि भारतीय संविधान में एकमात्र कोई आर्टिकल है जिसके बिना संविधान अर्थहीन या सारहीन हो जाएगा, तो वो आर्टिकल 32 है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये कथन है, कौन सा? एकमात्र आर्टिकल, एकमात्र अनुच्छेद जिसके न होने से, जिसके न होने से भारतीय संविधान क्या हो जाएगा? सारहीन हो जाएगा। सारहीन या महत्वहीन हो जाएगा। और इसी आधार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है, और इसी आधार पर अंबेडकर जी ने जो है क्या किया? अंबेडकर जी ने
अनुच्छेद 32 को क्या कहा? अनुच्छेद 32 को क्या कर दिया? भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा। क्या कहा? आत्मा एवं हृदय। ठीक है। अनुच्छेद 32 को क्या कहा? भारतीय संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा। तो ये जो पॉइंट हैं ये आपको मुंह पर रटे होने चाहिए। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं वनडे एग्जाम में कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को जो है भारतीय संविधान की क्या कहा? आत्मा एवं हृदय कहा। यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जब हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? प्रस्तावना। यदि उसमें पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो वो है प्रस्तावना। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो वो है आर्टिकल 32। क्या है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32। इसके अलावा जो आर्टिकल 32 है हमने समझा कि संवैधानिक उपचारों का मतलब क्या होता है। दरअसल संवैधानिक उपचार अगर हम समझें कि यदि किसी के भी अधिकारों का उल्लंघन होता है, क्या है? यदि किसी के भी अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो कहाँ जा सकता है? सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहाँ जा सकता है? न्यायालय जा सकता है। क्या जा सकता है? न्यायालय जा सकता है। और न्यायालय इस मामले में जो है क्या कर सकता है? 5 प्रकार की, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 जो है, यदि आपसे पूछा जाए कि किस आर्टिकल के तहत जो है, किस अनुच्छेद के तहत मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूं जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें या फिर नोट कर सकें। चाहता तो मैं ऐसे ही बता सकता था। कुछ चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उन्हें नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? रिट जारी करने की शक्ति मिली है, प्राप्त है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आर्टिकल 32। क्या होगा? आर्टिकल 32। यहीं पे मैं आपको एक क्वेश्चन और करा दूं। यदि आपको पूछा जाए कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति
किस आर्टिकल के तहत प्राप्त होती है, किस अनुच्छेद के तहत। तो मैंने आपको, जब मैं आपको करा रहा था, तो जब मैंने आपको कराया था आर्टिकल, जब मैं 13 पढ़ा रहा था, आर्टिकल 13 का 2 स्पेशली, यदि आपको आर्टिकल 13 दे रहा है तो भी सही है, यदि आपको आर्टिकल 13 का 2 दे रहा है तो ज़्यादा ठीक है। तो ये है। यदि आपको पूछ लिया जाए, यदि आपको पूछ लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय नहीं, यदि इसकी जगह पर पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो इस जगह पे आंसर हो जाएगा, इस जगह पे क्या आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 226। क्या हो जाएगा, आर्टिकल 226। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद जो है, एक मिनट रुकिए। तो दोस्तों, दरअसल आर्टिकल 32 चल रहा था और इसके थ्रू हम आपको रिट कराने वाले हैं, लेकिन अभी ये क्लास अभी हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आज हम जो है आपसे यहीं पे विदा लेते हैं। और हम आपको कल जो है, शायद कल मौलिक अधिकारों की समाप्ति होगी कल की क्लास में, और उसके बाद जो है हम कोई जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है संसद, शायद संसद उठाएंगे। तो दोस्तों, विदा लेते हैं आज हम यहीं पे। नमस्कार, धन्यवाद।